हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। सो गाइस यार, आज के इस वीडियो में हम लेकर आ चुके हैं पॉलिटिकल साइंस का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, प्रधानमंत्री के कार्य एवं शक्तियाँ। तो गाइस, प्रधानमंत्री से रिलेटेड आपके क्वेश्चन पॉलिटिकल साइंस में हमेशा देखने को मिल जाता है, तो इसलिए आज हम पॉलिटिकल साइंस का इंपॉर्टेंट टॉपिक प्रधानमंत्री के कार्य और शक्तियों के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सो गाइस यार, हमारा आज का क्वेश्चन है प्रधानमंत्री के कार्य एवं शक्तियाँ। तो सबसे पहले हम यहाँ पर प्रधानमंत्री इसका इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है उसके बारे में, उसको हेडिंग देके उसके बारे में हम लिखेंगे। तो प्रधानमंत्री को हेडिंग के रूप में डाल देना है और उसके बारे में लिखना है। ठीक है, सबसे पहले प्रधानमंत्री एक राजनीतिक पद होता है जिसके पद अधिकारी पर सरकार की कार्यकारिणी का संचालन का भार होता है। ठीक है, उसके बाद सामान्यतः प्रधानमंत्री अपने देश के संसद का सदस्य भी होता है। संविधान के अनुच्छेद 75 में कहा गया है कि भारत का एक प्रधानमंत्री होगा जिसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा। ठीक है, तो ये एक इम्पॉर्टेंट ये बात हो जाता है कि जो अनुच्छेद 75 में आपका प्रधानमंत्री के बारे में बताया गया है कि प्रधानमंत्री होगा और इसका नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति। ये आपके 1 नंबर वाले क्वेश्चन में भी पूछा जा सकता है। ठीक है, ये याद रखिएगा। उसके बाद प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद का नेता होता है जो उस मंत्रिपरिषद का प्रधान होता है, मतलब कि अध्यक्ष होता है। राष्ट्रपति केवल नाम मात्र का शासक होता है। राष्ट्रपति से ज़्यादा अधिकार प्रधानमंत्री के पास होता है और प्रमुख कार्यकारी शक्तियाँ प्रधानमंत्री में निहित होता है। ठीक है, उसके बाद प्रधानमंत्री का कार्य 5 वर्षों का होता है और प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार की न्यूनतम आयु 25 वर्ष होती है। आज़ाद भारत देश के अभी तक 15 प्रधानमंत्री रह चुके हैं और जो सबसे पहले प्रधानमंत्री थे वो जवाहरलाल नेहरू, और अभी वर्तमान में हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी है जो कि 15वें नंबर के हैं। ठीक है, अब हम हेडिंग डालेंगे भारतीय प्रधानमंत्री की शक्तियाँ एवं कार्य। ठीक है, और लिखेंगे कि सांसदीय शासन प्रणाली में शासन की वास्तविक शक्ति मंत्रिपरिषद में निहित होती है। मंत्रिपरिषद का नेतृत्व जो है प्रधानमंत्री करता है। प्रधानमंत्री वास्तविक अध्यक्ष होता है, जो मंत्रिपरिषद का वास्तविक अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। और गाइस, बहुमत बने रहने तक उसे इतनी शक्ति प्राप्त होती है कि जितनी विश्व के किसी भी संवैधानिक प्रधान को प्राप्त नहीं होती है। अब हम प्रधानमंत्री की शक्तियों एवं कर्तव्य को एक एक करके पॉइंट वाइज डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहला पॉइंट डालेंगे लोकसभा का नेता। तो लोकसभा का नेता के रूप में प्रधानमंत्री का कार्य हम देखेंगे। तो प्रधानमंत्री लोकसभा के बहुमत दल का नेता होता है। वही सरकार की महत्वपूर्ण नीतियों की सदन में घोषणा करता है। जो कोई भी महत्वपूर्ण नीति होता है वही घोषणा करता है सदन में। ठीक है, उसके बाद वार्षिक बजट तथा सरकारी विधेयक उसी के निर्देशानुसार तैयार किए जाते हैं। जो भी बजट होते हैं वो उसी के अनुसार तैयार किए जाते हैं। और प्रधानमंत्री जो है अपने अन्य सहयोगियों द्वारा सदन में दिए गए भाषणों का स्पष्टीकरण करता है। विधि से संबंधित समस्त कार्यों का नेतृत्व प्रधानमंत्री ही करता है। इसके अतिरिक्त वह राष्ट्रपति को लोकसभा भंग करने का परामर्श दे सकता है। तो गाइस यार, जो भी उसके सदस्य होते हैं, प्रधानमंत्री अपने अन्य सदस्य जो होते हैं उसके उन्हें जो भी उन्होंने भाषण दिया रहता है उसका स्पष्टीकरण प्रधानमंत्री ही करते हैं कि उन्होंने क्या कहा है और क्या कहना चाहते हैं। ठीक है, और राष्ट्रपति को लोकसभा भंग करने का परामर्श भी प्रधानमंत्री दे सकता है। पूर्व में ऐसे अवसर कई बार आए हैं कि प्रधानमंत्री ने राष्ट्रपति को परामर्श देकर लोकसभा को भंग कराया है, जैसे कि 1973 में, 1979 में, 1984 में, 1989 में और 1999 में प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा लोकसभा भंग करा के नए चुनाव कराए गए थे। ठीक है, अब अगला पॉइंट दे के लिखेंगे मंत्रिपरिषद का निर्माण। तो कार्य में एक प्रधानमंत्री का कार्य में बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है कि वो मंत्रिपरिषद का निर्माण करता है। तो आप मंत्रिपरिषद का निर्माण को अगला पॉइंट दे के लिखेंगे उसके बारे में। संविधान के अनुच्छेद 75 के अनुसार मंत्रिपरिषद के सदस्यों की नियुक्ति प्रधानमंत्री के परामर्श से राष्ट्रपति द्वारा किए जाने की व्यवस्था है, लेकिन व्यवहार में मंत्रिपरिषद के गठन में मंत्रिपरिषद ही सर्वशक्ति संपन्न होता है। इसका मतलब यह है कि जो आर्टिकल में तो बताया गया है कि आर्टिकल 75 के तहत मंत्रिपरिषद का गठन जो होगा प्रधानमंत्री के परामर्श से राष्ट्रपति करेगा, लेकिन यहाँ व्यवहारिक रूप से प्रधानमंत्री ही मंत्रिपरिषद का गठन करता है। वह मंत्रियों की सूची तैयार करके राष्ट्रपति को देता है और राष्ट्रपति उसे स्वीकार कर लेता है। ठीक है, मंत्रिपरिषद का गठन करते समय प्रधानमंत्री अनेक बातों का ध्यान रखता है, जैसे कि प्रत्येक क्षेत्र, संप्रदाय, अल्पसंख्यकों का तथा महिलाओं को प्रतिनिधित्व देने जाने के साथ साथ अपने दल के प्रभावशाली तथा वरिष्ठ सदस्यों की भी मंत्रिपरिषद में स्थान देता है। ठीक है, सभी प्रकार का ध्यान रखना पड़ता है पद को देने के लिए। तो गाइस यार, थोड़ा सा बैकग्राउंड में नॉइस हो रहा है, उसके लिए माफ़ करना।
अभी सुबह सुबह का टाइम है तो पक्षी लोग बहुत ज़्यादा आवाज़ कर रहे हैं। ठीक है, अब इसके आगे देख लेते हैं कि इसके अतिरिक्त राजनीतिक सजीवता तथा एक समान विचारधारा वाले व्यक्ति को मंत्रिमंडल में प्रमुखता प्रदान करता है। यदि प्रधानमंत्री त्याग दे दे तो, ये देखिए एक बहुत इंपॉर्टेंट ये बात हो जाता है कि यदि प्रधानमंत्री त्याग पत्र दे दे तो संपूर्ण मंत्रिपरिषद का जीवन समाप्त हो जाता है। इसलिए प्रोफेसर लॉस्की ने प्रधानमंत्री को मंत्रिपरिषद का जीवन तथा मृत्यु का केंद्र बिंदु कहकर संबोधित किया है। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, कभी कभी ये क्वेश्चन आपको 1 नंबर वाले में देखने को मिल जाता है कि किसने यह बात कही थी कि मंत्रिपरिषद का जीवन तथा मृत्यु प्रधानमंत्री होता है। ठीक है, तो ये आपका प्रोफेसर लॉस्की हो जाएगा। ये भी एक आपका 1 लाइनर क्वेश्चन हो जाता है या 1.1 नंबर वाला क्वेश्चन हो जाता है। ठीक है, इसके आगे हम देखेंगे मंत्रिपरिषद में विभागों का बंटवारा। तो मंत्रिपरिषद में विभागों का बंटवारा और परिवर्तन किस प्रकार कर सकता है मंत्री, उसके बारे में। तो मंत्रिपरिषद का निर्माण करने के पश्चात मंत्रियों के मध्य विभागों का बंटवारा करता है। वह मंत्री की शिक्षा, योग्यता एवं अनुभव को ध्यान रखकर विभागों का बंटवारा करता है। जो मंत्री जिस जिस विभाग के लिए योग्य होता है उसे वही विभाग दिया जाता है। प्रधानमंत्री जो विभाग अपने पास रखना चाहते हैं वह रख सकते हैं। ठीक है, प्रधानमंत्री अपनी इच्छा अनुसार जब चाहे मंत्रियों के विभाग में परिवर्तन कर सकते हैं तथा मंत्रिपरिषद का जो पद है उसका अंत भी वो कर सकते हैं। वो प्रधानमंत्री के ऊपर निर्भर करता है। संसदीय शासन के प्रधानमंत्री का त्यागपत्र को संपूर्ण मंत्रिपरिषद का त्यागपत्र समझा जाता है। जैसे कि अगर प्रधानमंत्री त्यागपत्र दे दे तो उसके अंदर जो भी जितने भी सांसद हैं उन सबको त्यागपत्र देने का बराबर माना जाता है। ठीक है, अगला इम्पॉर्टेंट आपका पॉइंट हो जाएगा मंत्रियों के विभागों और कार्यों का हस्तक्षेप। तो मंत्रियों के विभाग में भी प्रधानमंत्री हस्तक्षेप किस प्रकार से कर सकता है उसके बारे में यहाँ पे बताया गया है। तो यद्यपि प्रत्येक मंत्री अपने विभाग में से संबंधित सभी कार्य सरकार द्वारा निर्धारित नीति के अनुसार ही करते हैं, परंतु फिर भी प्रधानमंत्री आवश्यकता अनुसार उसके कार्यों में हस्तक्षेप कर सकता है। साथ ही मंत्रिमंडल सचिवालय और प्रधानमंत्री सचिवालय के माध्यम से वह समस्त विभागों पर पूर्ण नियंत्रण रखता है। जैसे कि सबका अलग अलग विभाग बांटा गया, जैसे कि किसी को हेल्थ मिनिस्टर, किसी को डिफेंस मिनिस्टर, किसी को आपको जल मंत्री बना दिया, किसी को रेल मंत्री, सब तरह सबको विभाग बांटा गया है। लेकिन फिर भी प्रधानमंत्री चाहे तो उसमें हस्तक्षेप करके कुछ सुधार करना चाहे तो कर सकता है। ठीक है, अगला एक बहुत ही इंपॉर्टेंट आपका पॉइंट हो जाता है कि मंत्रियों को एकता के सूत्र में बांध के रखना। तो मंत्रियों को एक साथ जमा करके रखना, एकता के सूत्र में बांध के रखने का भी काम प्रधानमंत्री का होता है। तो प्रधानमंत्री एक महत्वपूर्ण कार्य मंत्रिपरिषद के समस्त मंत्रियों को एकता के सूत्र में बांध के रखना भी है। ठीक है, यदि किसी विषय पर 2 या 2 से अधिक मंत्रियों के मध्य मतभेद हो जाए तो प्रधानमंत्री मध्यस्थता करके उनके पारंपरिक मतभेदों को समाप्त करता है। कि अगर 2 या 2 से अधिक मंत्रियों के बीच में, मतलब किसी 2 मंत्री के बीच में मतभेद हो जाता है तो उसका निवारण भी प्रधानमंत्री द्वारा किया जाता है। इस प्रकार प्रधानमंत्री शासन के समस्त विभागों में समन्वय स्थापित करते हैं, जिसके समस्त शासन एक इकाई के रूप में कार्य करते हैं। ठीक है, तो अगला पॉइंट देख लिखेंगे कि मंत्रिपरिषद की बैठकों की अध्यक्षता। तो मंत्रिपरिषद की जो बैठक होती है उसकी अध्यक्षता भी प्रधानमंत्री द्वारा किया जाता है। तो उसके बारे में देखेंगे कि प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद का अध्यक्ष होता है। वह मंत्रिपरिषद की बैठकों की अध्यक्षता और मंत्रिमंडल के समस्त कार्यवाही का संचालन करता है। प्रधानमंत्री की अनुपस्थिति में वरिष्ठ मंत्री बैठक की अध्यक्षता करता है। ठीक है, अगर प्रधानमंत्री वहाँ मौजूद नहीं होते हैं बैठक में, तब वहाँ के जो वरिष्ठ मंत्री होते हैं उनकी अध्यक्षता में वो बैठक होता है। ठीक है, उसके बाद बैठकों में अत्यधिक औपचारिकता नहीं बरती जाती और ना ही कोई कोरम निर्धारण किया जाता है। ठीक है, बैठक में निर्णय सर्वसम्मति से लिया जाते हैं और मतभेद की स्थिति में निर्णय बहुमत से लिया जाता है। अगर मतभेद हो जाता है किसी भी बात पे तो जिस बात पे बहुमत होता है उसको सही माना जाता है और उसी को पारित किया जाता है। ठीक है, और बहुमत के आधार पर लिया जाता है, सामूहिक निर्णय माना जाता है। परंतु बैठक में लिए गए समस्त निर्णय पर प्रधानमंत्री का सर्वाधिक प्रभाव रहता है। ठीक है, जिस तरफ प्रधानमंत्री का सहमत रहेगा वो ज़्यादा प्रभावित होता है। ठीक है, प्रधानमंत्री की इच्छा के विरुद्ध मंत्रिपरिषद की बैठक में कोई भी प्रस्ताव पारित नहीं हो सकता है। अगर प्रधानमंत्री का मन नहीं हो किसी भी बात को वहाँ पे रखने का तो वो नहीं रखा जा सकता। ठीक है, प्रधानमंत्री की स्वीकृति के बिना किसी मंत्री द्वारा कोई प्रस्ताव मंत्रिपरिषद की बैठक में प्रस्तुत नहीं किया जा सकता। जैसे कि मैंने आपको बताया कि प्रधानमंत्री को अगर पसंद नहीं है कि वो बात वहाँ रखा जाए तो वो नहीं रखा जा सकता है। ठीक है,
तो अगला टॉपिक हम डालेंगे कि मंत्रियों की पदच्युत करना। ठीक है, तो प्रत्येक मंत्री का भविष्य प्रधानमंत्री की इच्छा पर निर्भर करता है। कोई भी मंत्री उसकी इच्छा प्रयत्न ही मंत्री पद पर रह सकता है, मतलब उसकी इच्छा के अनुसार ही मंत्री पद पर रह सकता है। ठीक है, प्रधानमंत्री किसी भी मंत्री से त्यागपत्र मांग सकता है। उसके कहने पर यदि कोई मंत्री अपना त्यागपत्र ना देता है तो वह राष्ट्रपति की अनुशंसा करके उसे उसके पद से अपदस्थ कर देता है, मतलब कि हटा सकता है। ठीक है, अगर प्रधानमंत्री चाहे तो आपसे जो मंत्री हैं उनसे त्यागपत्र मांग सकता है, और अगर नहीं वो मंत्री त्यागपत्र नहीं देते हैं तो उसके खिलाफ वो राष्ट्रपति से बोल के आपको ज़बरदस्ती मंगवा सकता है। ठीक है, इस प्रकार उसके बाद प्रधानमंत्री और किसी मंत्री के मतभेद को पारस्परिक विचार विमर्श द्वारा समाप्त करने का प्रयास किया जाता है। इसके भी मतभेद समाप्त ना हो तो प्रधानमंत्री अपना त्यागपत्र देकर मंत्रिपरिषद को समाप्त कर सकता है। तो आपको मैंने पहले बताया कि अगर प्रधानमंत्री जो है त्यागपत्र दे दे तो मंत्रिपरिषद समाप्त हो जाएगा। ठीक है, अगला हम पॉइंट देंगे कि नियुक्ति संबंधी परामर्श। तो नियुक्ति संबंधी परामर्श भी प्रधानमंत्री के द्वारा दिया जाता है। तो राष्ट्रपति को संविधान द्वारा जिन उच्च अधिकारियों की नियुक्ति का अधिकार दिया जाता है वे सभी नियुक्तियां प्रधानमंत्री के परामर्श से ही होती हैं। ठीक है, प्रधानमंत्री के परामर्श के बिना राष्ट्रपति द्वारा कोई भी नियुक्ति नहीं की जा सकती। ठीक है, जैसे उच्चतम तथा उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, महान्यायवादी, राजदूत, राज्यपाल, सेनाओं के सेनापति, समस्त उद्योगों के अध्यक्ष एवं सदस्य तथा अन्य उच्च पदाधिकारियों की नियुक्ति प्रधानमंत्री के परामर्श से ही होता है। ऐसे कहा जाता है कि राष्ट्रपति के वजह से नियुक्त हुआ, राष्ट्रपति ने नियुक्त किया, लेकिन जो भी कराया जाता है वो प्रधानमंत्री के द्वारा ही किया जाता है। बिना प्रधानमंत्री के राष्ट्रपति कुछ नहीं कर सकता है। ठीक है, मैंने आपके लिए 10 पॉइंट तैयार किए हैं। अगर आप सब को मतलब ज़्यादा हो गया आपका, अब ज़्यादा लग रहा है कि ज़्यादा हो गया, तो आप सब 5, 6, 7, 8 जहाँ तक आपको अच्छा लगे वहाँ तक आप पॉइंट डाल के लिख सकते हैं, ताकि आपका 5 से 6 पेज आपका हो जाए। ठीक है, और अगर आपका पेज अभी तक भी घट रहा है तो आप ज़्यादा लिख सकते हैं। तो 10 मैंने जो इम्पोर्टेंट है 10 टॉपिक मैंने डाले हैं 10। ठीक है, तो उसको आप पूरा देख लीजिए। तो मंत्रिपरिषद और राष्ट्रपति के मध्य कड़ी के बारे में देखिए, मंत्रिपरिषद और राष्ट्रपति के मध्य एक कड़ी बनता है प्रधानमंत्री। कैसे बनता है उसके बारे में जानेंगे कि प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद और राष्ट्रपति के मध्य एक कड़ी के रूप में, सेतु फल के रूप में कार्य करता है, मतलब एक कड़ी के रूप में, एक पुल के रूप में कार्य करता है। संविधान के अनुच्छेद 78 की व्यवस्था के अनुसार प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद की समस्त कार्यवाही से राष्ट्रपति को अवगत कराता है कि अभी क्या क्या हुआ है, सब कुछ प्रधानमंत्री ही राष्ट्रपति को बताता है। ठीक है, विधि निर्माण और कार्यपालिका के संबंध में यदि राष्ट्रपति कोई जानकारी प्राप्त करना चाहता है तो प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को जानकारी देता है। यदि राष्ट्रपति भी मंत्रिपरिषद को कोई परामर्श या निर्देश देना चाहे तो वह प्रधानमंत्री के माध्यम से ही देता है। ठीक है, वो डायरेक्ट नहीं आकर बोल सकता है, वो प्रधानमंत्री के माध्यम से ही वो दे सकता है कोई भी परामर्श। ठीक है, उसके बाद प्रधानमंत्री की अनुमति के बिना कोई भी मंत्री ना तो राष्ट्रपति से भेंट कर सकता है और ना ही जानकारी दे सकता है। ठीक है, तो इसका सीधा सीधी मीनिंग है कि जो प्रधानमंत्री जो है राष्ट्रपति और आपके मंत्रिपरिषद के बीच का एक कड़ी होता है, उसके बिना ना ही मंत्रिपरिषद राष्ट्रपति से भेंट कर सकता है और ना ही राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद से। ठीक है, अगला हम देख लेते हैं, अगला और आखिरी जो हमारा है उपलब्धियां प्रदान करना। अगला और आखिरी हम पॉइंट देख लेते हैं कि उपाधियां प्रदान करना। जो भी उपाधियां दी जाती है उसको प्रधानमंत्री द्वारा प्रदान किया जाता है। तो भारतीय संविधान द्वारा राष्ट्र की सेवा के उपलक्ष्य में भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री आदि उपाधियां और सम्मान की जो व्यवस्था की गई है, व्यवहार में वे उपाधियां प्रधानमंत्री के परामर्श से ही राष्ट्रपति द्वारा प्रदान किए जाते हैं। तो वैसे दिए तो जाते हैं राष्ट्रपति के द्वारा, लेकिन उसका परामर्श प्रधानमंत्री से लिया जाता है। मतलब तो गाइस ये था आपका प्रधानमंत्री के कार्य एवं शक्तियाँ। ठीक है, आपको ये वीडियो पसंद आई हो और आपको ये इस वीडियो से कोई भी जानकारी प्राप्त हुई हो, आपको फ़ायदा हुआ हो, तो यार वीडियो को ज़रूर से लाइक कर देना। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मैं वैसे कभी बोलता नहीं हूँ, बट यार बहुत सारे ऐसे हैं कि जो देख के चल जाते हैं बट एक लाइक भी नहीं करते हैं। सब्सक्राइब नहीं करना है तो अलग बात है, बट आपको फ़ायदा हो रहा है तो वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कर दे।